चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं एफआईआर से जजमेंट तक का। कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो एफआईआर के बाद से और जजमेंट तक की क्या क्या प्रोसीडिंग होती है वो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये लॉयर्स के लिए, स्पेशली जो जूनियर लॉयर्स हैं, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लस क्या है कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जुडिशरी लॉ से रिलेटेड, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज मैंने आपको दिए हुए हैं, प्रॉपर अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक दिमाग में डाउट रहता है कि यार जो सीआरपीसी है वो इतना टफ़ है, प्रोसीजर्स ही समझ नहीं आते। तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि पहली बात तो एफआईआर लॉज होने के बाद में, जब एफआईआर को आप फाइल करा देते हो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ में जो चार्जशीट जब पुलिस फाइल कर देती है उसके बाद कैसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेजेस आती हैं, प्लस कितनी स्टेजेस होती हैं एफआईआर से जजमेंट तक जाने में। क्यों ऐसा होता है कि बोलते हैं कि हम बहुत लंबा केस चल गया, तो ऐसा नहीं होता। वो सारी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही हमारा जो लॉ है वो काम करता है। उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज होगी आज वो आई होप कि वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। तो एक छोटा सा ये एक पॉइंट ऑफ ये एक छोटा सा आपके लिए एक ब्लूप्रिंट टाइप आप मान सकते हो, जिसमें आपको क्लियरली क्या होगा कि सबसे पहले एक एफआईआर होगी या फिर एक प्राइवेट कंप्लेंट होगी। उसके बाद में एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लिया जाएगा। अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है कि ठीक है भाई, अगर उसने अपना गिल्ट मान लिया तो फिर तो उसको पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर वो प्ली गिल्टी नहीं करता है, अगर वो ट्रायल डिमांड करता है, उसके बाद में एविडेंसेस चालू हो जाएंगी, ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, एग्जामिनेशंस होंगे, प्रोसिक्यूशन के भी, डिफेंस के भी, ठीक है ना। उन सब के जब एविडेंस क्लोज जाएंगे उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद में जजमेंट आएगा, जजमेंट में फिर क्या हो जाएगा, कन्विक्शन या फिर एक्विटल हो जाएगा। तो ये जितनी भी पूरी की पूरी स्टेज है उसको हम एक एक करके देखेंगे अभी कैसे कैसे होता है, क्या क्या ये काम करता है, ठीक है। सो चलते हैं। आइए, सबसे पहली बात में एफआईआर हो गई। अब ये तो नहीं बताने की ज़रूरत है कि एफआईआर क्या होती है। अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को क्लियरली बताया गया है, तो उसको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि आप इतने कैपेबल हो चुके हों कि आपको एफआईआर जैसी ये छोटी चीज़ें तो बिल्कुल पता ही होंगी, ठीक है। सो आज हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो उसी पे अपना ध्यान देते हैं। तो देखिए, जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ऑफेंस को लेकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉज कराई जाती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, उस मैटर पे फिर क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो भी चालू करेगा वो जो ऑफिसर होगा वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हो जाते हैं, जैसे सेक्शन 304 बी डॉवरी डेथ या फिर ST/SC एक्ट से रिलेटेड। इनके लिए जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो सर्किल ऑफिसर की रैंक का होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विवेचना दी जाती है उस केस की। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, कलेक्ट करता है एविडेंसेस को, कुछ सपोर्टिव एविडेंसेस अगर उसको मिल रहे हैं केस से रिलेटेड वो करेगा, या फिर वो क्या करता है, जैसे ही उसको लगा कि हाँ कोई मामला बन रहा है, देन वो क्या कर लेगा, एक चार्जशीट फाइल कर देगा कोर्ट में अंडर सेक्शन 173। लेकिन अगर उसको लगता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई एविडेंसेस ही नहीं मिलते, या उसको लगता है कि जो आरोप है वो झूठा है, फिर वो क्या करता है, अंडर सेक्शन 169 में के तहत एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है कोर्ट में। क्लियर। उसके बाद अब जैसे ही चार्जशीट सबमिट करने के बाद क्या होता है, बेसिकली इसमें एक नोट भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अगर उसको ज़रूरत लग रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पर्सन को अरेस्ट करने की या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है, अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले वो भाग जाएगा, वहाँ पर उसको अगर ज़रूरत लग रही है तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है, या फिर
उसको अगर लग रहा है कि कुछ नए पर्सन जो है वो एविडेंस से रिलेट करते हैं, फिर केस से रिलेट करते हैं, उनको वो अरेस्ट भी कर सकता है, उनके नाम भी ऐड अपने रजिस्टर में कर सकता है। सो बेसिकली एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नोट्स में नहीं है, आप ये चीज़ आप लिख सकते हो कहीं भी, अरेस्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड जहाँ आईओ को ज़रूरी लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ज़रूरी लगता है अरेस्टिंग ज़रूरी है, या फिर जहाँ पे सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है किसी भी केस में, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया जाता है उस बंदे को जिसके अगेंस्ट में वो FIR लॉन्च की गई है। अब अरेस्ट होने के बाद में क्या होगा, चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी कोर्ट में। चार्जशीट फाइल करने के बाद समन जो है वो भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा एक्यूज़ को या उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में वो जो FIR है वो लॉन्च की गई है, अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, समन जब भेजी जाती है तो वो बंदा क्या होगा, कोर्ट के अंदर आएगा, मतलब अपेयर होगा। लेकिन अगर वो समन के बाद भी हाजिर नहीं होता है कोर्ट में, तो फिर बेल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यूज़ हो जाएगा। अगर वो उनमें भी हाजिर नहीं होता है कोर्ट के अंदर, फिर सेक्शन 82 83 CRPC के अंडर क्या कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, फिर वही तुर्की वारंट वगैरह वो सारे निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, चार्जशीट आ गई। अब उस बंदे के पास में क्या है, एक ऑप्शन है बेल लेने का। जैसे चार्जशीट आने के बाद आरोपी कोर्ट में अपीयर होगा तो वो बेल कराएगा अपनी, सबसे पहले तो जब बेल कराएगा तो बेल वो दोनों तरीके से करवा सकता है, वो रेगुलर भी करवा सकता है, वो एंटिसिपेटरी बेल भी करवा सकता है। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, वो पर्टिकुलर फिर मजिस्ट्रेट की भी होगा कि उसको रेगुलर बेल देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। इफ़ इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस तो फिर वहाँ पे डिस्क्रिशन हो जाता है कोर्ट का। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जैसे ही उसने बेल वगैरह उसको मिल गई, नाउ चार्जेस जो हैं, चार्जशीट में क्या होते हैं, चार्जेस फ्रेम कर देती है, चार्जशीट के अकॉर्डिंग चार्जेस फ्रेम कर देती है कोर्ट, और उस बंदे को बताया जाता है कि भाई तुम पे फ़ला चार्जेस लगे हैं, अब ये बताओ तुम्हें उनको एडमिट करना है, उनको डिनाई करना है, क्या करना है इस पर। तो देखो, चार्जेस में अगर 2 ऑप्शन होते हैं कि उसके पास में जो पर्सन अरेस्टेड पर्सन है उसके पास में, क्या तो वो एडमिट कर ले। अगर एडमिट कर लेगा तो उसमें हमने देखा था उसको डायरेक्ट कन्विक्शन हो जाएगा, उसको डायरेक्ट पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर एडमिट नहीं करता है, अगर वो ट्रायल डिमांड करता है कि नहीं जी मैं गिल्टी नहीं हूँ और मुझे ट्रायल चाहिए, तो फिर वहाँ पर क्या आते हैं, एविडेंसेस आ जाते हैं कि ठीक है भाई अब ट्रायल शुरू होगी, तो ट्रायल में सबसे मेन काम आता है एविडेंस का। ओके, अब केस जो फिक्स हो जाता है वो हो जाता है एविडेंसेस पर। ठीक है, एविडेंसेस पर हो गया, चार्जेस फ्रेम कर दिए कोर्ट ने, ट्रायल्स बिगिन हो गई, एविडेंस फिक्स हो जाएगा अब केस। अब तो ट्रायल कोर्ट में गवाही कैसे रिकॉर्ड होती है, सबसे पहली बात तो ये, तो जो भी क्रिमिनल कोर्ट होगा उसमें 2 पार्टीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसिक्यूशन एक डिफेंस। प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोजन एंड डिफेंस होता है जो मेरा बचाव पक्ष होता है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस जो होंगे, जो चार्जशीट के अकॉर्डिंग जो एक लिस्ट उन्होंने बनाई होगी कि ये फला बंदा, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 2 3 4 5 6 होगा, उन सबको समन भेजा जाएगा। समन भेजा जाएगा कि आप अपेयर हो कोर्ट में फला डेट को, कोर्ट प्रिस्क्राइब कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही वो आएंगे, जैसे ही वो अपेयर होंगे, उन सबका क्या होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा। चीफ एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट के अंदर। उसके बाद जो डिफेंस का जो लॉयर होगा, जो डिफेंस काउंसिल होगा, वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा। अगर उसको लगता है ऐसा हुआ कि एक प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसका चीफ एग्जामिन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ डिफेंस को लगता है कि हाँ मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उससे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए फिर उस विटनेस का, तो ऐसे ही 1 बाय 1 होएगा। आफ्टर दैट जैसे ही प्रोसिक्यूशन के जो डिफेंस वो जो एविडेंसेस हैं वो क्लोज हो जाते हैं, फिर ऐसे ही सेम बात आती है डिफेंस काउंसिल की। तो अब जो डिफेंस एविडेंस है उसकी गवाही कैसे होगी, सेम एज जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस की हुई थी। डिफेंस विटनेसेस आएंगे, जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल होगा वो उनको क्या करेगा, चीफ एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद में क्या उनका चीफ एग्जामिनेशन होगा, प्रोसिक्यूशन जो काउंसिल होगा वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। जैसे ही दोनों पार्टीज़ के जो एविडेंसेस हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, अब जो केस हो जाता है फिक्स हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स पर।
अब कोर्ट बोलेगी ठीक है आपने एविडेंसेस दे ली, तो आप आर्ग्यूमेंट्स क्या करोगे? तब आर्ग्यूमेंट्स बिगिन हो जाते हैं। जो भी चार्ज फ्रेम किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो प्रोसिक्यूशन अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, उसके बाद में उसके कुछ आंसर में डिफेंस अपनी बात बोलेगा। अगर डिफेंस से कुछ पॉइंट कुछ लॉ निकल रहा है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने क्लाइंट के फेवर में, तो वो उसको डिस्क्राइब करेगा। बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनके बीच में, क्या क्या वो प्ली करना चाहते हैं, क्या क्या वो प्रे करना चाहते हैं कोर्ट से, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्लोज हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट क्लोज होते हैं बेसिकली जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है आप आर्ग्यूमेंट क्लोज करो, कोर्ट बोलेगा आर्ग्यूमेंट क्लोज हुए। अब केस जो फिक्स्ड हो जाता है, केस फिक्स होगा जजमेंट पर। लास्ट आती है केस फिक्स टू द जजमेंट। अब कैसे होगा, एक प्रॉपर डेट जो होगी वो बताई जाएगी जज के द्वारा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पर जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। कोर्ट हेल्ड करती है एक्विटल या फिर गिल्टी ऑफ द एक्यूज पर्सन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्या आ जाती है कि जैसे ही हम एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था बीच में, इम्पोर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, जब भी चार्जेस फ्रेम होते हैं उससे पहले सेक्शन 313 जो CRPC का है उसके बेसिकली उसके बयान होते हैं। 313 में क्या होता है ना कि जज को पावर होती है कि वो अक्यूज़ को क्या कर सकता है, एग्ज़ामिन कर सकता है। एक्यूज़ को एग्ज़ामिन करने की पावर होती है कोर्ट के पास में। उसके बाद में क्या होते हैं, चार्जेस सारे फ्रेम होने के बाद में आर्ग्यूमेंट्स आ गया, फिर जजमेंट आ गया। जजमेंट में वो क्या करेंगे, या तो एक्विटल करेंगे या फिर गिल्टी दे देंगे उस पर्सन को। लेकिन अब क्या हुआ, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पनिशमेंट से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर अब बहस हो जाएगी किस बात पे कि भाई क्या क्वांटम पनिशमेंट होनी चाहिए, कि नहीं सर ये वाले चार्जेस नहीं होने चाहिए, इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट उतनी ना होकर थोड़ी कम होनी चाहिए, रिग्रेस ना होकर सिंपल होनी चाहिए। उन सब पे भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद में फिर एक फ़ाइनल डिसीज़न आता है, एक फ़ाइनल जजमेंट आता है कोर्ट का, जिसको हम बेसिकली फिर एग्जीक्यूट कराते हैं एक्यूज पर्सन के खिलाफ। या तो वो एक्विट हो जाएगा या फिर वो पनिश्ड हो जाएगा जो उसको पर्टिकुलर सेंटेंस मिलेगी उसके अंडर। नाउ ये सारी एक प्रोसेस थी FIR से जजमेंट तक का। ये तो बेसिक बात है जो आपको पता ही होनी चाहिए। जो भी मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप क्रिमिनल लॉयर भी बनना चाहते हो, आप एक जूनियर एडवोकेट हो या आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो किसी के भी अंडर, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। एक छोटी सी जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी और के सामने क्या एक शेम फील ना करें कि अरे मुझसे तो ये भी नहीं आता। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर वीडियो थी। इसमें अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आई है तो डू कमेंट सेक्शन। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।